दोस्तों, इतिहास को हम मुख्य रूप से मोटे तौर पे 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्राचीन काल, एक है मध्यकाल और ये है अंतिम आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो इतिहास को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांट रखा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल हम उस भाग को कहते हैं जो कि पाषाण युग से लेकर, जहां मानव सभ्यता जब शुरू हुई थी तब से लेकर, जो भारतीय इतिहास की बात हम कर रहे हैं, तब से लेकर 7वीं सदी तक का जो इतिहास है, यानी प्रारंभ से लेकर, इसमें प्रारंभ से लेकर हम 7वीं सदी तक का इतिहास हम शामिल करते हैं प्राचीन काल के अंतर्गत। और इसके बाद जो इन दोनों के जो बीच का काल है, जो आज हम जिसके बारे में इस अध्याय में जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो हमारा जो विषय है वो यही है। प्राचीन काल से मध्यकाल के बीच का जो काल है उसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। पूर्व मध्यकाल, और जिसे हम राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं, विशेषकर उत्तर भारत की बात करें। इसके बाद शुरू होता है मध्यकाल, जब हम देखते हैं कि सल्तनत काल आता है, इसके अलावा इसमें मुगल काल आता है, इसमें शामिल करते हैं। आगे हम आधुनिक भारत में देखते हैं किस प्रकार अंग्रेज भारत में आते हैं और इसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम इसमें शुरू होता है। लेकिन हमारा जो विषय है अध्ययन का वो यही है, पूर्व मध्यकाल, यानी प्राचीन काल से लेकर जब इतिहास प्राचीन काल से मध्यकाल में प्रवेश करता है तो वो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उस समय कौन कौन से राजवंश भारत पर शासन कर रहे हैं, उसके बारे में हम ये अध्ययन करेंगे इसमें। तो पूर्व मध्यकाल की बात करें तो ये वो समय है, और हम जानते हैं कि प्राचीन भारत का जो अंतिम सम्राट था, वो जिसे हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या होता है कि भारत का जो राजनीतिक एकीकरण है वो समाप्त हो जाता है और भारत में अनेक प्रकार के राजवंश उत्पन्न होते हैं और कोई एक सत्ता हमें वहां दिखाई नहीं देती है। तो इस काल में एक विशेषता यह है कि इस काल में भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से से भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता इस काल की यह है कि मुस्लिम आक्रमणों का ये काल है भारत में। ये मुस्लिम आक्रमण जो है भारत में मुख्य रूप से 3 वजहों से हम देखते हैं। एक तो क्योंकि उसी समय 7वीं सदी के आसपास इस्लाम धर्म का उदय होता है, तो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए जो वहाँ के शासक हैं वो सभी हिस्सों में अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने का प्रयास करते हैं और इसी वजह से वो भारत पर आक्रमण करते हैं। एक दूसरी वजह ये थी कि जो प्राचीन काल में भारत क्योंकि बहुत ही समृद्धशाली देश था, तो भारत से धन संपदा प्राप्त करने के लिए, धन की लूट के लिए भी वो आक्रमण किए जाते हैं। इसके अलावा वो अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए भी भारत पर आक्रमण करते हैं। तो उत्तर पश्चिम से जो भारत पर आक्रमण हुए हैं, ये इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। और इस काल के जो शासक थे उन्होंने इन आक्रमणों का बहुत बहादुरी से मुकाबला भी किया है। इन आक्रमणों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो अरब आक्रमण और दूसरे हैं तुर्क आक्रमण। तो इस्लाम, यहाँ हमने देखा कि 7वीं सदी से 12वीं राजपूत काल है, और इस समय जो है 2 तरह के आक्रमण है, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। इनके बारे में थोड़ा हम परिचय देख लेते हैं। अरब आक्रमण जो है वो भारत में पहले होते हैं और उसके बाद तुर्क आक्रमण होते हैं। अरब आक्रमणों की अगर हम बात करें तो ये जो आक्रमण है भारत में 711 से 712 ईस्वी के आसपास ये आक्रमण हुए हैं। और ये जो आक्रमण है इनका नेतृत्व किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम। तो याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम पहले आक्रमणकारी हैं, पहले इस्लामिक आक्रमणकारी अगर भारत में आपसे पूछा जाता है तो वो मोहम्मद बिन कासिम, उनके नेतृत्व में अरबों ने आक्रमण किया है। और उस समय जो सिंध का एरिया है भारत का, सिंध के क्षेत्र में अगर हम भारत का नक्शा इस तरह से देखें, ये हमारा प्यारा भारत है, देख लेते हैं। तो ये जो भारत का नक्शा आपको यहां दिखाई दे रहा है जैसा भी, तो यहां जो ये जो एरिया है, ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, यहां से ये सारे आक्रमण हुए हैं। उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र है वहां से भारत पर सारे आक्रमण होते हैं यहां से, और यहां जो एरिया है उसे सिंध बोलते हैं। तो यहां जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो उस समय सिंध का जो राजा था वो था दाहिर सेन। दाहिर सेन नाम का शासक भारत उस समय सिंध में राज कर रहा था। और अरबों के इस आक्रमण का एक प्रमुख तात्कालिक कारण, हालांकि जैसा भी हमने बताया कि इनके आक्रमण के 3 प्रमुख कारण रहे। एक तो धन संपदा प्राप्त करना भारत से, दूसरा भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। लेकिन एक तात्कालिक कारण अगर हम देखें उस समय का, तो ये माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि जो अरब के जो जहाज थे वो भारत के समुद्र तटों पर अक्सर आते थे यहाँ पर, और यहाँ किसी अरबी जहाज को वहाँ के सिंध के डाकुओं ने लूट लिया था। और इस पर जो अरब के शासक थे उन्होंने कार्रवाई करने के लिए कहा सिंध के राजा दाहिर को, लेकिन दाहिर ने, ऐसा माना जाता है कि दाहिर ने उनकी बात को नहीं माना, या फिर अरबों ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने डाकुओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
इसके चलते अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये जो तात्कालिक कारण हम देख सकते हैं कि अरब जहाज को डाकुओं द्वारा लूटना एक तात्कालिक कारण माना गया है। इसका परिणाम अरबों ने जो आक्रमण भारत पे किए, हालांकि जाहिर से इनकी इसमें हार हो जाती है, पर जो अरबों के जो आक्रमण थे वो भारत पर कुछ ज़्यादा प्रभाव छोड़ने में असफल रहते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक, जो 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के बाद, 7वीं सदी में ये आक्रमण होते हैं अरबों के भारत पर, और इसके बाद 10वीं सदी तक भारत पर कोई बड़ा आक्रमण अरब नहीं कर पाते। और यहाँ के जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला किया। तो इस आक्रमण का मुकाबला करने के बाद ये जो भारत पर आक्रमण है ये समाप्त हो जाते हैं और लगभग 200 वर्षों तक भारत बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और इस काल में भारत की एक सांस्कृतिक उन्नति हम देख पाते हैं। लेकिन इसके बाद, अरब आक्रमण के बाद लगभग 200-300 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में एक बार फिर भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते हैं, और इस बार वो जो आक्रमण है वो तुर्कों के रूप में होते हैं, तो जिसे हम तुर्क आक्रमण के नाम से जानते हैं। तो प्रारंभिक तुर्क आक्रमणों की अगर हम बात करें भारत में, तो जो पहला आक्रमण है भारत पर तुर्कों की ओर से, वो गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने किया था। याद रखिए इसका नाम, गजनी का शासक था सुबुक्तगीन, जिसने 977 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। और उसने जब आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर शासन कौन कर रहा था, खासकर उत्तर पश्चिम भाग की हम बात करें, उस समय थे जयपाल, जो शाही वंश के शासक थे, वो भारत पर राज कर रहे थे। उन्होंने उसका सामना किया, लेकिन हालांकि जयपाल की इसमें हार होती है और ऐसा माना जाता है कि जयपाल इस हार से हतोत्साहित होकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, और इस युद्ध में सुबुक्तगीन की विजय होती है। सुबुक्तगीन जो है, उसके बाद जो उनके पुत्र आते हैं वो है महमूद गजनी, जिन्हें भारत में बहुत ही इतिहास में काफ़ी प्रसिद्धि है। महमूद गजनी जो हैं वो सुबुक्तगीन के पुत्र हैं, और वो जो हैं वो भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण करते हैं। एक बात ही देखने की है, जो तुर्क आक्रमण है, प्रारंभिक तुर्क आक्रमणों की बात करें, चाहे हम सुबुक्तगीन की बात करें या महमूद गजनी की बात करें, ये दोनों ही आक्रमण हमें ये दिखाई देते हैं कि वो केवल भारत में धन की लूट के लिए और इस्लाम के प्रचार के लिए हुए दिखाई देते हैं, यानी साम्राज्य विस्तार का उतना महत्व दिखाई नहीं देता है। तो ये जो प्रारंभिक आक्रमण है ये केवल धन प्राप्त करने के लिए किए गए हैं। तो ये जो महमूद गजनी की बात हम करें तो ये 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण है, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण वो होता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया गया आक्रमण। कहते हैं कि इस आक्रमण में उन्हें अथाह धन संपदा प्राप्त हुई थी और जिसे वो अपने साम्राज्य ले गए थे। और इनका जो अंतिम आक्रमण है गजनी का, महमूद गजनी का जो अंतिम आक्रमण माना जाता है वो 1027 ईस्वी में माना जाता है, और ये इनका जाटों के विरुद्ध किया गया आक्रमण था। और जैसा कि मैंने बताया, इस आक्रमण का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से वो धन प्राप्ति करना था, धन संपदा प्राप्त करना था। अब इस आक्रमण जब गजनी होता क्या है कि इसके बाद गजनी पर एक गोरी, मोहम्मद गोरी का शासन, जो कि गियासुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध है, और इसका पूरा नाम है मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये गजनी पर अधिकार कर लेता है। और गजनी पर अधिकार करने के बाद ये जो मोहम्मद गोरी है ये भारत पर आक्रमण करते हैं, और अनेक बार भारत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं, क्योंकि तात्कालिक जो शासक हैं उन्होंने इनका डटकर मुकाबला किया होता है। तो ये जो गोरी है, मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण है वो तुर्क आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनके बाद हम देखते हैं कि भारत में एक सल्तनत काल शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें, अब क्योंकि आज के हमारे इस भाग में हम पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान वंश के शासक हैं। तो चौहान वंश के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ने से पहले हम चौहान वंश के बारे में थोड़ा उनका संक्षिप्त इतिहास यहाँ जान लेते हैं। चौहान जो राजवंश है वो गुर्जर प्रतिहारों के ये सामंत रहे होते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश जो था, हमने अभी बात की इसके बारे में कि भारत में जब पूर्व मध्यकाल की बात करें शुरुआत में, तो गुर्जर प्रतिहार वंश एक शक्तिशाली वंश शासन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनकी शक्ति समाप्त होती गई और इनकी जो राज्य था कई भागों में बट गया था। और भारत में जैसे हम कह सकते हैं कि चौहान, परमार और इसके अलावा चालुक्य, इनके बीच में इनका साम्राज्य बट गया था। तो एक तरह से जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के वंश के ही उसमें सामंत रहे थे। उनके बाद इनका उदय होता है, हम देखते हैं। इनका जो मूल स्थान है, चौहानों का जो मूल स्थान माना जाता है वो मुख्य रूप से अजमेर के उत्तर में जो सांभर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो माना जाता है। और इसमें दक्षिण में पुष्कर से लेकर ही उत्तर में सीकर, जो हर जगह है वहां तक इनका साम्राज्य तब माना जाता है। अब इनकी उत्पत्ति की बात करें कि चौहानों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मत एक के नहीं दिखाई देता है। अगर देखें कि कुछ इतिहासकार इन्हें सूर्यवंशी कहते हैं, जिनमें कि जयानक प्रमुख है। जयानक का मानना है कि वो सूर्यवंशी थे, जबकि आबू शिलालेख में ये बताया गया है कि ये चंद्रवंशी शासक थे। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड, जो एक विदेशी इतिहासकार हैं और इन्होंने राजस्थान के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा है, ये मानते हैं कि जो चौहान वंश के शासक थे वो एक तरह से विदेशी मूल के थे।
इसके अलावा बात करें चंद बरदाई की, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि और उसके मित्र थे, जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो उन्होंने अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है इन्हें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जो इतिहासकार है, अलग अलग जो लेखक हैं, वो समकालीन जो विद्वान है, वो अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं इनके वंश को लेकर। अब बात करें इसके संस्थापक, चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव माने जाते हैं। वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। अब इनके बाद जो वासुदेव के बाद कुछ प्रमुख जो राजा हैं चौहान वंश के, उनके बारे में हम संक्षेप में बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करें अजयराज। अजयराज जो थे उन्होंने 1105 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक शासन किया था, और इनकी जो प्रमुख उपलब्धि है कि उन्होंने नागौर से तुर्कों को भगा दिया था। नागौर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर काफ़ी समय तक तुर्कों का अधिकार रहा था, विशेषकर गजनी के आक्रमण के बाद और गौरी के आक्रमण के। तो इन्होंने नागौर से तुर्कों को सुरक्षित करवाया था, वहाँ से तुर्कों को हरा के भगा दिया था। इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर की स्थापना करने वाले भी यही हैं, और इन्होंने अजमेर की स्थापना की और अपनी उसे राजधानी बनाया चौहान वंश की। अजयराज के बाद जो शासक आते हैं वो हैं अर्णोराज, जिनका शासनकाल 1133 ईस्वी से लेकर 1153 ईस्वी माना जाता है। इनकी प्रमुख उपलब्धि है कि इन्होंने तुर्कों को पराजित किया। अन्ना सागर जो झील है वहाँ उसके तट पर तुर्कों से युद्ध किया और उसे पराजित किया, और उसी के उपलक्ष्य में अन्ना सागर झील का निर्माण इन्होंने करवाया। इसके बाद आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जो कि चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक माने जा सकते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का नाम जरूर याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं चौहान वंश के, और ये इन्होंने अपनी सत्ता को परम शिखर पर पहुंचाया। और इनका जो शासनकाल है वो है 1153 ईस्वी से लेकर 1164 ईस्वी के बीच। इनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि की अगर बात करें तो इन्होंने दिल्ली पर अधिकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली पर अधिकार करके और वहाँ के जो शासक थे, तोमर राजपूत जो शासक थे, उनको अपना सामंत बना लिया था। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी थे। तो चौहान राजवंश के जो विग्रहराज चतुर हैं, उन्होंने दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा इन्होंने हासी पर भी अधिकार किया, और यहाँ तक कि इन्होंने गजनी के शासक, उस समय गजनी के जो शासक थे खुसरू शाह, उसको पराजित किया और गजनी पर अधिकार कर लिया था। तो इनका एक बड़ा साम्राज्य था विग्रहराज चतुर का। इसके बाद जो अन्य शासक हैं इनके बाद आने वाले, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो उनकी बात करें तो अपर गांगे हैं, इसके अलावा पृथ्वीराज द्वितीय इसमें शामिल हैं, और सोमेश्वर चौहान प्रमुख शासक हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जो प्रमुख शुरुआती जो प्रारंभिक चौहान शासक है उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम बात करें आज के हमारा जो विषय है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके बारे में हम इस भाग में बात करेंगे मुख्य रूप से। पृथ्वीराज चौहान, जिसे इतिहास में राय पिथोरा और दल पंगुल के नाम से भी हम जानते हैं, इनको दो बहुत ही प्रसिद्ध उपाधियां दी गई है, राय पिथोरा और दल पंगुल। दल पंगुल का अर्थ होता है कि जो विश्व विजेता सम्राट होता है उसे दल पंगुल कहा जाता है। तो इन्होंने एक तरह से विश्व विजेता का सपना लेकर ही चले थे, तो इसलिए दल पंगुल राय पिथोरा के नाम से इन्हें इतिहास में जाना जाता है। इनका जो शासनकाल है वो 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी के बीच है। इनकी कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1166 ईस्वी में हुआ। इनके पिता सोमेश्वर थे और इनकी जो माता थी वो कर्पूर देवी थी। इनका जो राज्याभिषेक है वो 1177 ईस्वी में, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई सोमेश्वर की, तो 1177 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक किया गया, जब मात्र 11 वर्ष के थे। और इसीलिए क्योंकि अल्पायु के थे तो इनकी माता कर्पूरा देवी ने इनके संरक्षक बनी वो, और 1 वर्ष तक उन्होंने शासन किया था। और उनके जो प्रमुख प्रधानमंत्री थे कदम वास और सेनापति भुवनमल की सहायता से उन्होंने 1 वर्ष तक लगातार शासन किया था। लेकिन 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया और अपने हिसाब से नियुक्तियां करना प्रारंभ कर दी। अब बात करें सैनिक उपलब्धियों और विजय नीति के बारे में। अगर पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक उपलब्धियों की बात करें और इनकी प्रमुख विजयों की बात करें तो गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार हैं उन्होंने इनकी विजय नीति के 3 पक्ष हमें बताए हैं। 3 पक्षों में एक तो स्वजनों के विरोध से मुक्ति, यानी कि जो इनके घर के लोग थे, इनके स्वजन थे, उन्होंने जो विद्रोह किए इनकी अल्पायु होने के कारण, उनको किस तरह से उन्होंने दबाया। दूसरी बात है पड़ोसी राज्यों का दमन किस प्रकार से किया। इनके पड़ोस में जो राज्य थे, मुख्य रूप से हम बात करें अगर चौहान राज्य के दक्षिण में मुख्य रूप से शक्तिशाली चालुक्य राज्य था, जिसमें भीम द्वितीय जिसके शासक थे। इसके अलावा इसके पूर्व दिशा की बात करें तो इसमें परमार्दी देव एक प्रमुख शासक थे, चंदेल वंशी शासक। इसके अलावा बात करें कि उनके उत्तर में, तो उत्तर में इनके गहड़वाल वंश के शासक थे, गहड़वाल वंश का साम्राज्य था जो दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। और उत्तर पश्चिमी और
इसके अलावा हम बात करें कि नागौर जो था मुस्लिम राज्य था, वो भी एक प्रमुख इनके मार्ग में कठिनाई बना हुआ था। इसके अलावा आबू के जो परमार थे वो भी एक बड़ी इनके रास्ते में कठिनाई बने हुए थे। तो इस प्रकार से जो साम्राज्य था चारों तरफ से घिरा हुआ था पड़ोसी राज्यों से, तो उसे भी सुरक्षित करना था, उनका दमन करना था। इसके अलावा एक विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करने का भी इनके सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, क्योंकि भारत पर उस समय उत्तर पश्चिम से तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, तो उससे भी देश को एक सुरक्षित करना था। तो इस प्रकार इनकी जो विजय नीति है इसके 3 पक्ष हैं। एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि चाचा अपरगांगे और नागार्जुन का विद्रोह का दमन किया, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान ने सत्ता संभाली तो वो अल्पायु के थे, तो उनके चाचा अपरगांगे और उनके छोटे भाई नागार्जुन ने उनकी अल्पायु का फायदा उठाते इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और यहाँ तक कि जो गुड़गांव वाला क्षेत्र है, जिसे आजकल हम गुरुग्राम कहते हैं, उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने उनके खिलाफ अभियान किया और उन दोनों को हराकर उनको मौत की घाट उतार दिया, और यहाँ तक कहा जाता है कि उनको मार करके उनके जो सर है वो लटकाए गए, ताकि आइंदा कोई उनका सगा संबंधी इस तरह के विद्रोह करने का प्रयास ना करे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने चाचा अपरगांगे और नागार्जुन के विद्रोह का दमन कर लिया। इसके बाद जो दूसरे इनका प्रमुख सैनिक सफलता है वो है भंडानकों का दमन। भंडानक एक तरह की जाति थी जो कि गुरुग्राम और हिसार के आसपास रहती थी, और आए दिन वो एक तरह से साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न करती रहती थी और लूट खसोट की कार्रवाई वो करते थे। इनके खिलाफ पृथ्वीराज चौहान ने जो अभियान किया 1182 ईस्वी में, और जिनपद सूरी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भंडानकों की जो इस उत्पाती उपद्रवी जाति थी, इसका दमन उन्होंने किस प्रकार किया। अब बात करें महोबा विजय की। महोबा का जो राज्य है वो मुख्य रूप से इनके पूर्व में स्थित राज्य था। ये पूर्वी सीमा पर स्थित, इसमें बुंदेलखंड, जेजाभुक्ति और महोबा का बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें शामिल था, और यहाँ के जो शासक थे वो थे परमार्दी देव, जो चंदेल वंश के शासक कहलाते हैं। परमार्दी देव प्रसिद्ध शासक रहे चंदेल वंश के, तो ये उनके पूर्व में स्थित एक प्रमुख राज्य था। उसके खिलाफ पृथ्वीराज चौहान ने पहला 1182 ईस्वी में अभियान किया है, और यहाँ इनके एक प्रसिद्ध सेनापति हैं, परमार्दी देव के बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति हैं। इतिहास में इनकी शौर्य गाथाओं के बारे में काफ़ी जानकारी हमें मिलती है, जिसमें आला और उदल 2 प्रमुख, ये 2 सेनापति हैं। आप सभी ने इनके नाम सुने हों। आला और उदल जो हैं वो प्रसिद्ध सेनापति थे किसके? परमार्दी देव के, जो इस युद्ध के दौरान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। हालांकि दोस्तों हम देखते हैं कि महोबा पर पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है, लेकिन ये जो विजय है पृथ्वीराज चौहान की एक तरह से राजनीतिक दृष्टि से सफल नहीं मानी जा सकती, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश को, एक शक्तिशाली राजवंश को अपना दुश्मन बना लिया था। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि चंदेल वंश का जो शासक था परमार्दी देव, उसने चंदेलों ने और गहड़वालों ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया था इन चौहान राज्य के विरुद्ध। तो एक तरह से ये जो था वो हमेशा ही जो ये इनका जो गठबंधन था चौहानों का, गढ़वालों का, वो एक तरह से चुनौती बना रहा हमेशा पृथ्वीराज चौहान के लिए, और वहाँ एक तरह से उत्तर पूर्वी जो सीमा थी उसके ऊपर हमेशा से एक सेना का बड़ा जमावड़ा उसे रखना पड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से वो बहुत सफल नहीं मानी जा सकती। इसके बाद हम बात करें चालुक्य चौहान संघर्ष की। चौहान साम्राज्य के दक्षिण में जो साम्राज्य था वो चालुक्यों का साम्राज्य था, और एक विशेषकर गुजरात क्षेत्र में ये साम्राज्य फैला हुआ था, जिसके जो प्रमुख शासक हैं उनमें भीमदेव द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान के जो समकालीन शासक हैं वो है भीमदेव द्वितीय, चालुक्य शासक। इन दोनों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण तो ये था कि इन दोनों की सीमाएं आपस में मिलती थी, क्योंकि जहां दक्षिण में अगर हम बात करें गुजरात तक चौहानों का साम्राज्य फैला हुआ था, और विशेषकर आबू का जो क्षेत्र था वहां तक, तो परमार जो मारवाड़ का क्षेत्र है वहां से वो जो एरिया मारवाड़ का जो क्षेत्र है, आबू और सिरोही वाला जो क्षेत्र, वो इन दोनों के बीच में संक्रमण क्षेत्र माना जाता था। तो दोनों की राज्य की सीमाएं क्योंकि आपस में मिलती थी, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष अवसंभावी हो गए थे। इसके अलावा जो एक मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि जो आबू की राजकुमारी थी उससे पृथ्वीराज इच्छनी देवी, आबू की जो राजकुमारी इच्छनी देवी थी उससे पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था। इस बात से नाराज थे कौन? भीमदेव द्वितीय, क्योंकि भीमदेव द्वितीय भी इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। तो इस बात को लेकर भी दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, और युद्ध से पहले दोनों के बीच संधि हो जाती है। लेकिन ये जो संधि इन दोनों के बीच हुई है, इस संधि से उनके बीच में संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। उन दोनों के बीच में जो शत्रुता थी वो समाप्त नहीं होती है, बल्कि वो दोनों अंदर ही अंदर आपस में एक दूसरे के शत्रु बने रहते हैं। और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार जब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गुजरात पर आक्रमण करते हैं, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान उनकी सहायता करने, चालुक्य शासक की सहायता करने नहीं आते हैं। और इसी प्रकार जब मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी 91 ईस्वी में तराइन के युद्ध में लड़ रहे होते हैं, तब भी चालुक्य शासक उनकी कोई सहायता नहीं करते। इस तरह से हम उनके बीच में जो दुश्मनी है वो स्थायी हो गई है। तो इस संधि से उन युद्ध का टाला नहीं गया है। आगे बात करें जो चौहान गढ़वाल वैमनस्य की बात करें, एक और राजवंश था
जो कि पूर्व दिशा में था, चौहान गढ़वाल राज, उत्तर पूर्वी जो सीमा थी चौहान राजवंश की, राज्य की, उस पर कन्नौज, जिसे हम कन्नौज कहते हैं मुख्य रूप से, कन्नौज पर गढ़वाल राज्य का शासन, गढ़वाल वंश का शासन था। और यहाँ का जो प्रमुख एक शासक था उसका नाम है जयचंद्र। और ऐसा मानते हैं दोस्तों कि जयचंद और इनके बीच में जो दुश्मनी थी, इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराया तो जयचंद ने अपने राज्य में खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी, इस तरह का। तो इस तरह का इनके बीच में आपस में वैमनस्य था। और इनकी शत्रुता के जो कारण है वो मुख्य रूप से एक तो इनकी दिल्ली पर अधिकार को लेकर दोनों में शत्रुता थी, क्योंकि जो दिल्ली था उस पर चौहानों का अधिकार था और गढ़वाल भी उस पर अधिकार करना चाहते थे। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान द्वारा एक कथानक हमें देखने को मिलता है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा गढ़वाल शासक जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उससे विवाह कर लेने के कारण भी दोनों के बीच में एक तरह से दुश्मनी का कारण मुख्य रूप से बनी वो। तो संयोगिता के साथ विवाह करना भी पृथ्वीराज चौहान का गढ़वाल शासक के विरुद्ध एक तरह से संघर्ष का प्रमुख कारण माना जाता है, जिसके बारे में पृथ्वीराज रासो हमें बहुत ही विस्तार से जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार देखें हमने कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दिग्विजय की नीति को प्रारंभ किया और किस प्रकार अपने पड़ोसी राज्य थे उनको पराजित करके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। अब यहाँ पर हम क्योंकि संयोगिता की बात हमने की, तो संयोगिता की जो कहानी है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संयोगिता जो है वो किसकी पुत्री है? वो गढ़वाल शासक जयचंद्र की पुत्री है। और ये जो है पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो हमें बताता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज रासो हमें बताता है कि दोनों के बीच, गढ़वाल शासक जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान के बीच उनकी शत्रुता का जो प्रमुख कारण था, उनके बीच संघर्ष का जो प्रमुख कारण था, वो यही था संयोगिता। अब ये कथानक इस तरह से है, कुछ कहानी कुछ इस तरीके की है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच प्रेम था और इसी बात से जयचंद काफ़ी नाराज थे और इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि संयोगिता का विवाह वो किसी और राजा से करवाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया सभी राजाओं के लिए। तो उन्होंने भारत के लगभग सभी शासकों को, ऐसा कहा जाता है कि भारत के लगभग सभी राजाओं को आमंत्रित वो करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को वो आमंत्रित नहीं करते हैं। वो बल्कि उनका अपमान करने के लिए ये भी कोशिश करते हैं कि वो जहाँ पर द्वार होता है, जहाँ पर, तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति लगा दी जाती है द्वारपाल की जगह, उनका अपमान करने के लिए। और इस प्रकार से जब स्वयंवर का आयोजन हो रहा होता है तो कहा जाता है कि स्वयंवर के आयोजन के दौरान जो संयोगिता थी उसने सभी राजाओं को छोड़ करके जहां पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगी हुई थी उसे उन्होंने आके माला पहना लिया और उसे अपना वर चुन लिया था। और ठीक इसी समय पृथ्वीराज चौहान वहां पर आते हैं अपनी सेना के साथ और उन पर आक्रमण करके संयोगिता को लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कथानक बताया गया है और इस वजह से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो वैमनस्य है वो अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है। तो ये जो पूरी कहानी बताई गई है ये पृथ्वीराज रासो में बताई गई है। लेकिन कुछ इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो इतिहासकार इस कहानी को सच्ची नहीं मानते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि केवल मात्र प्रेम व्याख्यान है और कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त। उनमें अगर मुख्य रूप से इसकी ऐतिहासिकता की बात करें, इसकी ऐतिहासिकता की बात नहीं मानने वाले जो शासक हैं वो डॉक्टर RS त्रिपाठी की बात करें, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विश्वेश्वर नाथ रेव जो है वो इसकी ऐतिहासिकता पर संदेह करते हैं, उसे प्रेम आख्यान मान के चलते हैं केवल मात्र। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो इसकी ऐतिहासिकता को सही मानते हैं, ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं। और उन्होंने जो किताब लिखी द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, वो इसमें इस बात का उल्लेख करते हैं इस पूरी कहानी के। तो हमने देखा कि संयोगिता की जो कहानी है वो क्योंकि एक मुख्य कारण है जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच और काफ़ी प्रसिद्ध ये कहानी मानी जाती है, इसीलिए इस बात का उल्लेख करना हमारा यहाँ जरूरी था। दोस्तों अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की जो प्रसिद्ध संघर्ष है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए मोहम्मद गोरी जो था वो आपको पता है एक तुर्क आक्रमणकारी है ये, और 1173 ईस्वी के आसपास ये गजनी पर अधिकार कर लेता है और मध्य एशिया में जहाँ से आया था, मध्य एशिया में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि उन्हें भारत की तरफ, मोहम्मद गोरी को भारत की तरफ बढ़ना पड़ता है। और 1173 ईस्वी में वो भारत पर आक्रमण करते हैं। वो देखते हैं कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, भारत की जो राजा थे विभिन्न वंश, अलग अलग भारत पर अलग अलग वंशों का राज था, इसीलिए वो इसका फायदा उठाने के लिए भारत पर आक्रमण करते हैं। और 1175 ईस्वी में आगे बढ़कर उन्होंने मुल्तान
और उच्च के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया 1175 ईस्वी में। यहाँ हम गौरी के कुछ प्रारंभिक आक्रमणों की हम बात करें तो 1175 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद 1178 ईस्वी में वो दुस्साहस करते हुए वो कोशिश करता है कि इसे गुजरात के रास्ते से भारत में घुसा जाए, तो वहाँ वो गुजरात पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुजरात में एक चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय का शासन था, वो एक शक्तिशाली शासक था, तो इस युद्ध में गौरी की एक बुरी तरह पराजय होती है और वो हार करके युद्ध में भाग जाते हैं वापस। और वापस पुनः वो ये रास्ता छोड़ देते हैं, गुजरात के जो रास्ते आक्रमण करने का विचार त्याग देते हैं और इसके बाद वो भारत पर उत्तर पश्चिम हिस्से से आक्रमण दोबारा करते हैं। और इस बार 1181 से लेकर 1186 ईस्वी के बीच वो सियालकोट और लाहौर पर अधिकार करने में सफल होता है। इसी बीच हम मानते हैं कि 1186 से लेकर 1191 ईस्वी के बीच पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ होती, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती। और इतिहासकारों की बात करें तो जैसे चंद्रबरदाई का मानना है पृथ्वीराज रासों में कि 91 यानी कि 1186 से लेकर 1191 के बीच पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लगभग 21 बार युद्ध हुआ और 21 बार ही पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई है। जबकि जयानक का जो हमीर महाकाव्य के अनुसार ये माना जाता है कि लगभग इन दोनों के बीच में 6 बार युद्ध हुआ था और 7 बार युद्ध हुआ था और 7 बार ही पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो हम देखते हैं कि इस दौरान उनके बीच में काफ़ी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है जिसे पृथ्वीराज चौहान जीतने में सफल रहते हैं। अब हम बात करें इन दोनों के बीच जो निर्णायक युद्ध हुए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध माने जाते हैं, उनकी बात करेंगे। तराइन के युद्ध, इनके बीच में 2 तराइन के युद्ध होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ है और दूसरा तराइन का युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी में हुआ था। ये 2 बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, महत्वपूर्ण युद्ध माने जाते हैं और भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माने जाते हैं, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में एक तरह से पूरा राजनीतिक सत्ता बदल जाती है। सबसे पहले बात करें तराइन के प्रथम युद्ध की जो 1191 ईस्वी में हुआ। होता यह कि 1191 ईस्वी में गौरी जो है लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं, हमने देखा। लाहौर से चलते हैं और तबर हिंद बठिंडा पर अधिकार वो कर लेते हैं और इसके बाद करनाल हरियाणा में आकर जो तराइन का मैदान है वहां पर आकर अपनी सैनिक छावनी डालते हैं। और उस समय क्योंकि भारत पर सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो चौहान साम्राज्य था, तो स्वाभाविक था कि पृथ्वीराज चौहान उसका सामना करने के लिए आते। तो वहीं पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली के तोमर वंशीय अपने सामंत गोविंद राज के साथ उसी मैदान में आकर डट जाते हैं और दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। और इसमें दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और मोहम्मद गौरी अपनी जान बचाकर भागता है। और दोस्तों इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि किस प्रकार जो तोमर वंशी शासक सामंत थे गोविंद राज, उनकी बहादुरी का हम यहाँ पर जानकारी मिलती है कि वो किस प्रकार से मोहम्मद गौरी को अपने बर्छी से घायल कर देते हैं और वो लगभग अपने घोड़े से लगभग गिरने ही वाले होते हैं कि खिलजी जो सैनिक था वो उनको बचा लेता है। तो इस प्रकार से बहुत बुरी तरह घायल होकर मोहम्मद गौरी इस युद्ध से अपनी जान बचाकर भागता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान यहाँ एक भूल करते हैं इस पहले तराइन के पहले युद्ध में। वो ये करते हैं कि वो जो भागती हुई तुर्की सेना है उसका वो पीछा नहीं करते हैं, उसे वह समाप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसे भागने का अवसर देते हैं। तो ये एक तरह से उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि एक उन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी। अगर वो भागती हुई तुर्की सेना को उसका पीछा करते और उसे मार देते तो शायद मोहम्मद गौरी दोबारा युद्ध आक्रमण करने का प्रयास या दुस्साहस नहीं करता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 1 साल बाद जो मोहम्मद गौरी है वो पूरी तैयारी करके फिर दोबारा तराइन के मैदान में आ डटता है और 1192 ईस्वी का ये युद्ध है। तो गौरी द्वारा अभी दोबारा तराइन के मैदान में आता है और पहले तो वो पृथ्वीराज चौहान को धमकाता है कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे कहते हैं कि वो युद्ध में उससे आके मिलेंगे, इस बात का जवाब उसे युद्ध के मैदान में देंगे। तो जब गौरी को लगता है कि वो धमकी से नहीं माने तो उसके बाद उनके पास एक संधि का प्रस्ताव वो भेजता है। वो कहता है कि मैं तो अपने भाई का सेनापति हूँ और उसे आपका संदेश में भिजवा देता हूँ कि संधि का जब तक वहाँ से कोई जवाब आता है हम दोनों संधि ही करेंगे। लेकिन ये संधि की बात थी वो एक झूठी बात थी, एक तरह से वो उनके साथ धोखा किया गया था। लेकिन राजपूत जो हैं विशेषकर पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में वो उसकी बात में आ जाते हैं और इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि ये संधि का प्रस्ताव सही है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, इन्हीं दिनों जब संधि का जो काल चल रहा होता है तो एक रात में जो था गौरी द्वारा अचानक आक्रमण कर दिया जाता है कि सैनिक छावनी जो पृथ्वीराज चौहान की जो सैनिक छावनी थी उस पर अचानक आक्रमण कर देता है और इस आक्रमण से राजपूत सेना एकदम से संभाल नहीं पाती है और इस प्रकार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। अब इस बात को लेकर कि पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इस युद्ध जो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इसकी बात करें तो इसके बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। अगर हम बात करें पृथ्वीराज रासो की, चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है
उनका ये मानना है, उनका एक बहुत ही वो एक रोमांचक वर्णन करते हैं उनकी इस कहानी का। उनका ये मानना है कि गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उसे कारागार में डाल देते हैं उनको, और कारागार में डालने के बाद उनको यातनाएं देते हैं, और वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है एक समारोह के दौरान और एक अपने शब्द बाण के प्रदर्शन के दौरान वहाँ पर वो गोरी की हत्या कर देते हैं। एक कथानक इसमें बहुत ही प्रसिद्ध है। एक प्रसंग आता है कि जब जब ये चंद्रबरदाई अपने राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलने जाते हैं कारागार में, तो वो उन्हें उत्साहित करते हैं कि वो अपने शब्दभेदी बाण के द्वारा गोरी का अंत कर दे, और इस बात के लिए गोरी राजी हो जाता है वो कि भाई वो उनके जो प्रदर्शन था शब्दभेदी बाण का वो देखने के लिए तैयार हो जाता है, और बाहर इस तरह से पूरा माहौल समारोह आयोजित किया जाता है। और उस समय क्योंकि पृथ्वीराज चौहान काफ़ी यातनाओं से गुजरे होते हैं और उनका जो आत्मविश्वास था बहुत नीचे हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में बहुत माहिर थे और बहुत ही कुशल थे इस मामले में, लेकिन उनके आत्मविश्वास की कमी हो जाती है क्योंकि बहुत यातनाएं सहन कर चुके होते हैं। तो जब चंद्र उन्हें एक बाण देते हैं, चंद्रबरदाई उन्हें एक बाण देते हैं और कहते हैं कि आप इस बाण से उन्हें भेद कीजिए, तो उस बात पर पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मुझे एक नहीं 2 बाण चाहिए, और मैं हो सकता है कि एक बाण नहीं चला पाऊँ एक बाण से। तब चंद्रबरदाई जो है उनके आत्मविश्वास को जगाने के लिए कहते हैं कि है अंतिम अवसर यही सुन देकर तू ध्यान, है अंतिम अवसर यही सुन देकर तू ध्यान, एक बाण से लक्ष्य कर मत चूके चौहान। ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये उसी समय कही गई है, और कहा जाता है कि इसके बाद भी वो अपनी कविता में कहते हैं कि एक बाण चौहान राम ने रावण को भेदा, एक बाण चौहान पार्थ ने कर्ण को छेदा, एक बाण चौहान त्रिपुस संकट से हारा, एक बाण चौहान भ्रमर लक्ष्मण से हारा, एक बाण चौहान वीर पुरुष को भला। तो इस प्रकार उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा वो ये भी कथानक इस प्रसंग में ये भी आता है कि वो किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को और मोहम्मद गोरी के बीच की जो दूरी है उसे वो किस प्रकार से अपने छंद के माध्यम से, काव्य के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, वो उनके बीच की दूरी का अंदाजा लगाते हुए कहते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर घड़ियाल है मत चूके चौहान। और बताते हैं कि इसी दौरान जो पृथ्वीराज चौहान अपनी शब्दवेदी बाण चलाते हैं और वहाँ मोहम्मद गोरी का खात्मा हो जाता है। तो ये जो महाकाव्य में जो वर्णन किया गया है, ये उनकी पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। तो कई इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं, जिनमें प्रमुख इतिहासकार हैं हसन निजामी का ये मानना है कि पृथ्वीराज जब तराइन का जो द्वितीय युद्ध था इसमें पराजय होने के बाद गोरी जो है वो अधीनस्थ शासक के रूप में उन्हें अजमेर सौंप देता है पृथ्वीराज चौहान को, और वहाँ पर कुछ समय तक वो शासन करते हैं। और इसके पक्ष में वो अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं सिक्के के रूप में। एक ऐसा सिक्का हमें मिलता है जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का चित्र है और एक तरफ मोहम्मद गोरी का चित्र दिखाई देता है। तो उनका मानना है कि अजमेर के एक अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि मिन्हाजुद्दीन सिराज का मानना है कि उन्हें तत्काल मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक महान योद्धा जो थे पृथ्वीराज चौहान, उनका किस तरह से अंत होता है साम्राज्य का। आगे बढ़े, अब बात करते हैं कि युद्ध के परिणाम क्या निकले। आखिर तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो किस तरह से महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। तो इसके 2 बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं इस युद्ध के। एक तो भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो जाती है। अब मोहम्मद गोरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करते हैं, और इसके बाद राजपूत युग का अंत हो जाता है। जो हमने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का युग देखा था हमने, राजपूत युग, उसका अंत हमें यहाँ दिखाई देता है। तो भारत में तुर्की राज्य की स्थापना और राजपूत युग का अंत जो है इस युद्ध के परिणाम माने गए हैं। अब देखते हैं कि पृथ्वीराज की पराजय के क्या कारण थे, आखिर किस वजह से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। इसके प्रमुख कारणों में देखें तो एक तो पड़ोसी राज्यों से शत्रुता। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता की जगह शत्रुता का व्यवहार किया। हम देखते हैं किस प्रकार उन्होंने महोबा के शासक परमार्दी देव के साथ शत्रुता निभाई, किस प्रकार से उन्होंने गुजरात के शासक चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय की सहायता नहीं की जब उनके खिलाफ मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, और किस प्रकार उन्होंने संयोगिता के विभाग के चलते गढ़वाल शासक जयचंद से दुश्मनी मोल ले ली। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण, और एक महत्वपूर्ण कारण उनकी पराजय का ये भी माना जाता है कि उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में भागती हुई तुर्की सेना का पीछा नहीं किया और उसे भाग जाने दिया। इसके बाद दूसरा अवसर मिला मोहम्मद गोरी को उन पर आक्रमण करने का, जो उनके लिए बहुत बड़ी भूल साबित हुई। तो इस प्रकार उनकी पराजय के हम प्रमुख कारणों को यहाँ देखते हैं। अब बात करें पृथ्वीराज चौहान के मूल्यांकन की। पृथ्वीराज चौहान किस तरह के, उनकी उपलब्धियां क्या थी उनके जीवन में, वो किस तरह से अपने जीवन में एक सफल शासक सिद्ध हुए। अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो वो एक वीर और साहसी शासक माने जाते हैं, क्योंकि और उन्हें दल पंगुल की उपाधि दी गई है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के लगभग सभी युद्ध जीते। केवल अंतिम युद्ध को छोड़ दिया जाए जो कि धोखे से मोहम्मद गोरी जीत गया था, इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन के सभी युद्धों को विजय प्राप्त की थी।
इसके अलावा वो एक विद्यानुरागी और कला संरक्षक शासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनके उनके राज्य में, उनके दरबार में प्रमुख विद्वान थे जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, आशाधर और पृथ्वी भट्ट, जिन्हें चंद्रबरदाई के नाम से जानते हैं। ये प्रमुख विद्वान उनके दरबार में हुआ करते थे। जयानक की बात करें तो उन्होंने पृथ्वीराज विजय नाम का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। वहीं चंद्रबरदाई का तो ग्रंथ सभी जानते हैं, पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी महाकाव्य का हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो इस प्रकार उनके दरबार में इस तरह के विद्वान थे और इस तरह के दरबार में कवि थे जो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं मध्यकाल में। अब बात करें उनकी कमियां। पृथ्वीराज चौहान में कुछ कमियां भी थी जिनकी वजह से वो एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में और मोहम्मद गौरी को पराजित करने में असफल रहे। सबसे बड़ी कमी दूरदर्शिता और कूटनीति का अभाव था उनमें। वो ये दूरदर्शिता इसलिए क्योंकि वो नहीं देख पाए कि उनके जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ उन्हें मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, और उस समय जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो किसी भी शासक ने उनकी सहायता नहीं की। इसके अलावा पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित करने में असफल रहे। हमने देखा कि उन्होंने लगभग अपने साम्राज्य की सभी सीमाओं को सुरक्षित किया था, लेकिन पश्चिमोत्तर सीमा जहां से विदेशी आक्रमण का खतरा लगातार बना रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने इसकी सीमा, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया, एक अजीब बात दिखाई देती है। इन दो कमियों को हम देखते हैं, लेकिन अगर पूरा एक तरह से विश्लेषण हम करें तो हम देखते हैं कि वो एक महान शासक है इतिहास में, और इतिहास के पन्नों में जगह पाने में वो सफल हैं। इसीलिए तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अगले भाग में हम बात करेंगे राणा कुंभा के बारे में, और तब तक के लिए धन्यवाद।